हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्वित आईएएस। गर्वित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 22 दिसंबर का करंट अफेयर। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि 21 दिसंबर के करंट अफेयर में हमने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन का जो वर्ष था वो कल गलती से पीडीएफ में 1947 लिखा गया था, तो इस सबको आप करेक्ट करके 1976 कर लें। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1947 में तो संशोधन होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 1949 में तो आपका संविधान लागू हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। हम शुक्रिया करना चाहते हैं बिहार से राजीव जी का, जिन्होंने मेल करके हमको इस बात के लिए सूचित किया। और दूसरी सूचना जो दोस्तों आप लोगों को देनी है वो ये कि आप जब भी मेल लिखें, मेल में आप अपनी क्वेरी पूछते हैं या जो भी आपके डाउट होते हैं, तो आप उसमें अपना नाम ज़रूर लिखें। आपकी तरफ से जो भी क्वेरी मिलती हैं उनमें ज़्यादातर में उनका नाम नहीं होता। तीसरी सूचना दोस्तों यह है कि आप जिस दिन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि आगे आने वाले 1 या 2 दिन में ही उससे संबंधित क्वेरीज को पूछ लें। अभी हो क्या रहा है कि 22 दिसंबर का करंट अफेयर चल रहा है और मेल पे 15 दिसंबर तक की क्वेरी पूछी जा रही हैं। तो अगर ऐसा होगा कि इतना लेट क्वेरी पूछी जाएंगी तो इस तरह की क्वेरी का जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद या वस्तु और सेवा कर परिषद की मीटिंग हुई। आप में से जिसने भी अभी तक हमारा जीएसटी का लेक्चर नहीं देखा है तो हमारी सलाह है कि आप उसको जाकर ज़रूर देख लें। इस न्यूज़ को दोबारा हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि वो चीज़ें आपको याद ना करनी पड़े, आप उसको बार बार इतना बार सुन चुके हैं कि वो आपको याद हो जाए। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उसमें दिखाया गया कि वो किस तरह की बातें करने वाले हैं। वहाँ उस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जीएसटी काउंसिल के कार्य क्या हैं। तो अगर आप इनको डेली यहाँ से सुनते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही जान जाएंगे कि जीएसटी परिषद के कार्य क्या हैं। जैसा कि न्यूज़ में था कि जीएसटी परिषद की बैठक में मॉडल जीएसटी कानून के 20 अध्यायों को मंजूरी दे दी गई है और जो बचे हुए अध्याय हैं, बाकी के 7 अध्याय, उन पर चर्चा होगी। दूसरा उन्होंने बोला कि कल की बैठक में दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर बात होगी। ये दोहरा नियंत्रण क्या है, तो फिर वही जिसने जीएसटी का लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें। वहाँ ये दोहरा नियंत्रण क्या है, यह राजस्व हानि और उसकी भरपाई, इस तरह की बातें हमने विस्तार से बताई हैं। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और यहाँ से जो भी लेटेस्ट डिसीजन होगा वो हम आपको करंट अफेयर्स के आने वाले लेक्चर्स में समझा देंगे और आप उससे जो प्रीवियस वाला आपका नोट्स होगा उसको अपडेट कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ थी प्रधानमंत्री आवास योजना। न्यूज़ में था कि केंद्रीय आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 52,000 से अधिक कम लागत के मकान को बनाने की मंजूरी दी है। मतलब कम लागत के 52,000 से अधिक मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब शहरी लोगों के लिए अब तक करीब 13,43,000 मकान बनाने को मंजूरी दे दी है। एक सब था कि गरीब शहरी लोगों, तो क्या ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है केवल शहरी लोगों के लिए है या ग्रामीण लोगों के लिए भी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में इसको स्टार्ट किया गया। तो इसके कुछ पहलू हमारे लिए प्रीलिम्स के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष यानी कि 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो तब तक सबके लिए आवास की परिकल्पना की है और एक मिशन चलाया है 2022 तक सबके लिए आवास। इस मिशन के 2 भाग हैं। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जो आपने अभी बात की वो थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो आज न्यूज़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी थी, तो इसमें प्रीलिम्स की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। पहली बात कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है या कौन व्यक्ति पात्र होगा। तो नंबर 1 पॉइंट, इस योजना का लाभ EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG श्रेणी यानी कि लो इनकम ग्रुप श्रेणी के परिवारों को दिया जाएगा। इसका मतलब 2 तरह के परिवार EWS और LIG पात्र होंगे। EWS और LIG होता क्या है, तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी परिवार की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है तब उसको EWS श्रेणी में लिया जाता है, और अगर परिवार की इनकम 3 से 6 लाख रुपए के बीच में तब उसको LIG श्रेणी में लिया जाता है। तो इसके लिए पहली शर्त थी कि लाभ उन्हीं को मिलेगा जो EWS या LIG श्रेणी में होंगे। दूसरा, आवेदन परिवार की महिला के नाम पर करना होगा और जो आवेदक है उसकी आयु 21 से 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 4, अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से है तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। नंबर 5, इस योजना में लाभार्थी की इकाई एक परिवार है
यहाँ पे परिवार का क्या अर्थ है? परिवार में पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र तथा पुत्रियों को शामिल किया गया है। एक जो चौथी न्यूज़ हमें आपके लिए काम की लगी वो थी शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक आर्टिकल जो केस स्टडी में बहुत काम आ सकता है। और काम ही नहीं आ सकता, दरअसल इस बार जो 2016 में एक केस स्टडी पूछी गई उसका सीधा सीधा आंसर आपको इस आर्टिकल से मिल सकता है। पहले हम उनके आर्टिकल को एज इट इज़ पढ़ के देखते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या चीज़ें काम की मिलेंगी। तो उनके उस आर्टिकल में से 3 पैराग्राफ हमने आपके लिए यहाँ पे दिए हैं। पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ महसूस की, इसका मतलब उन्होंने जो अपने शासनकाल के दौरान सबसे बड़ी चीज़ महसूस की वो थी कि शासन और प्रशासन में बैठे लोगों की मानसिकता माई बाप वाली है। मतलब वो दूसरे लोगों का माई बाप खुद को समझते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बावजूद शासन प्रशासन के कर्णधार की मानसिकता काफ़ी हद तक उपनिवेशकालीन बनी हुई है। उपनिवेशकालीन मानसिकता क्या होती है? आप जानते हैं कि भारत पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और उस समय जो शासन प्रशासन के लोग थे उनका उद्देश्य शोषणकारी होता था। वह मानसिकता अभी भी शासन प्रशासन में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो जब भी हम कुछ इस तरह की बात करते हैं तो उसको कहते हैं उपनिवेशकालीन मानसिकता। अंग्रेजों ने हमें अपना क्लोन बनाने के लिए हमारी युगों पुरानी और प्रभावी प्रशासकीय व्यवस्थाओं, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और आर्थिक तंत्र को लगातार तोड़ा, अपने कानून और अपनी व्यवस्थाएं खड़ी की और शिक्षा का भी अभारतीयकरण किया। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि राज्य सिविल सेवा, अखिल भारतीय सिविल सेवा या पुलिस, वन, राजस्व, जिन भी सेवाओं से निकलने वाले हमारे युवा हैं या जो अधिकारी हैं, उनमें यह संस्कार गहराई से रोपित करने की आवश्यकता है कि वे अधिकारी के रूप में लोगों पर शासन करने नहीं जाते, बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप सेवा करने जा रहे हैं। अधिकारियों और सरकार चलाने वाले अन्य लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि काल और परिस्थिति के अनुरूप नियम और कानूनों में बाहरी स्वरूप में बदलाव भले आ जाए, पर उसकी मूल भावना जन कल्याण है। ये एक ऐसी लाइन है दोस्तों जो आपको केस स्टडी में बहुत काम आ सकती है। आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी जन कल्याण में और अगर कानून में कहीं विरोध होता है, जैसा कि अक्सर होता है, और 2016 में एक केस स्टडी पूछी गई उसमें भी यही था। उसमें पूछा गया था कि कोई महिलाएं वो किसी योजना का लाभ लेना चाहती हैं, लेकिन उनके पास उस योजना के लाभ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो कंप्लीट नहीं है। जैसे आपने अभी ऊपर देखा कि अगर आप शहरी आवास योजना में लाभ लेना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं। इसी तरह प्रत्येक योजना में होता है। तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और जबकि वो उस योजना के लिए पात्र थी। तो इस स्थिति में उन अधिकारी को क्या करना चाहिए? तो आपने देखा कि कभी भी अगर कानून बल से जन कल्याण है तो आपको जन कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम कह रहे हैं जन कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप कानून को तोड़ दें। वहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी नियम कानून बने हैं उनका मूल उद्देश्य ही जन कल्याण है। तो नंबर 1 बात, इस जन कल्याण के साथ कोई समझौता ना हो पाए। दूसरी बात, जो कानून और नियम है उन पर भी कोई आँच ना आए, क्योंकि एक प्रशासक के रूप में आपका काम होता है कानूनों का क्रियान्वयन कराना, नियमों का क्रियान्वयन कराना। अगर आप ही उनको तोड़ेंगे तो फिर इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो वहाँ पे सही आंसर ये हो सकता था कि आप जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो भी कंसर्न पर्सन है या जो राइट पर्सन है, जो अधिकारी हैं, जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, आप उनकी कुछ इस तरह की हेल्प कर सकते हैं कि उनको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं और फिर बाद में आप उनको उस योजना का लाभ दिला सकें। तीसरे पैराग्राफ में शिवराज सिंह जी ने कहा कि हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आम लोगों के विचारों को समझ की कभी अवहेलना ना हो। उन्होंने अपना पर्सनल अनुभव शेयर किया कि मैंने यह महसूस किया है कि समाज के विभिन्न वर्गों की योजनाएं बनाने और वर्तमान योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए जब मैंने विभिन्न वर्गों की पंचायतें बुलाईं, तब उनमें शामिल बहुत साधारण दिखने वाले और बहुत मामूली पृष्ठभूमि के लोगों ने जो सुझाव और विचार सामने रखे, वे शायद IIM में पढ़े लोगों के मन में भी नहीं आते होंगे। और जो गोल्डन लाइन उन्होंने यहाँ पे कही वो थी कि उनमें धरातल की व्यवहारिक समझ थी। तो इस आर्टिकल में आपने 3 बातें देखी कि एक तो जो शासक प्रशासक वर्ग है उसमें उपनिवेशकालीन मानसिकता है। शासक वर्ग को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो शासन करने के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप सेवा करने के लिए आए हैं। वो शासक नहीं है, वो सेवक हैं। और तीसरी बात कि कोई भी नियम कानून होता है तो उसकी जो मूल भावना होती है वो जन कल्याण होती है। अगर इनमें कभी विरोधाभास हो तो हमें जन कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। और चौथी और अंतिम लाइन की आम लोगों के विचारों की कभी अवहेलना ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों शिक्षा से संबंधित थी। कल की न्यूज़ में आपने देखा था कि किस तरह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की कि
10th की परीक्षा को बोर्ड परीक्षा किया जाए। और मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि वो इस सिफारिश पर विचार विमर्श करेंगे और फिर बाद में इस पर आदेश जारी किया जाएगा। तो किस तरह से संस्थाएं काम करती हैं, किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, ये कल भी हमने आपको चुनाव आयोग के एग्जाम्पल से समझाया था। चुनाव आयोग ने पार्टियों को क्या स्रोत से मिलने वाले चंदे में कुछ कमियां देखी और उसको सीबीडीटी से अवगत कराया। सीबीडीटी उसकी जांच पड़ताल करेगा और इसमें आने वाली कमियों में छानबीन करके कर सुधार के लिए सिफारिश करेगा और फिर जो भी नए नियम बनेंगे उनको इम्प्लीमेंट कराएगा। एक और न्यूज़ जो आपको काम आ सकती है केस स्टडी में ही, ये भी इसी तरह से है कि किस तरह से संस्थान काम करते हैं। अगर आपको ये हल्की इसके लिए कोई विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपको हल्का समझ होता है कि ये संस्थान कैसे काम करते हैं, तो जब भी एथिक्स के 4th पेपर में कोई केस स्टडी आती है तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन है, अगर आप हल्की सी प्रक्रिया भी जानते हैं कि सरकार या कोई भी संस्थान कैसे काम करता है, तो आप उसी प्रक्रिया को अगर केस स्टडी में लिख दें तब आपकी केस स्टडी का आंसर बहुत बेहतर हो सकता है। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में मछुआरों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। स्थानीय मछुआरों ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार अपने साथियों की तुरंत रिहाई की मांग की। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर मछुआरों और उनकी नावों को छुड़ाए जाने की अपील की। तो किस तरह से अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला है तो वहाँ की गवर्नमेंट प्रधानमंत्री से संपर्क करती है, प्रधानमंत्री उस देश से संपर्क करते हैं और उस समस्या का हल निकाला जाता है। नई न्यूज़ कैशलेस भुगतान से थी। आपने देखा कि कैशलेस इकोनॉमी से संबंधित कोई ना कोई न्यूज़ डेली न्यूज़ में आ रही है, तो ये टॉपिक इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये टॉपिक इसी तरह से डेवलप होता रहा तो ये बहुत संभावी है इस पर मुख्य परीक्षा में कोई ऐसा पूछ लिया जाए। नई न्यूज़ ये थी कि देश ने नकदी रहित वेतन भुगतान की ओर कदम बढ़ाया है। कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वेतन भुगतान अध्यादेश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसके बाद में कारोबारी कर्मचारियों को वेतन चेक और अकाउंट में देने के लिए बाध्य होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ थी कि 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। तो ये दिन किस तरह से छोटे बड़े होते हैं, ज्योग्राफी की आप अपनी बुक में इस तरह का पढ़ लें कि कैसे दिन छोटे बड़े होते हैं, कैसे देशों का अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित होता है। एक न्यूज़ जो ज़्यादा काम की नहीं है कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि वो नया कैलेंडर जारी कर रहे हैं और जिसका विषय है मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सीरिया में आपने देखा कि आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई हो रही है। इस बार के टॉपिक वाइज लेक्चर में हम आपको सीरिया पे डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। गर्विताई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।